सीबीएसई मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल पेपर के हमने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम इसके आगे करने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 देखा नहीं है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन किए थे। उसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और एक और बात, जैसे कि हमने शॉर्ट मेथड हम करते हुए आ रहे हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप शॉर्ट मेथड से 10 से 11 सेकेंड मतलब 10-15 सेकेंड में आप किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा सकते हैं। अब टाइम बचा के आप करोगे क्या? टाइम बचा के आप अपने क्वेश्चंस को रीचेक कर सकते हो और साथ में केस स्टडी में उस टाइम को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, ये मैथमेटिक्स बेसिक का है। ठीक है, बेसिक स्टूडेंट्स का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला हुआ है हमें, ये अपने को 2 ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, इस फिगर में कितना है? इस फिगर में 2 ट्राइंगल है और यहाँ पे दिया हुआ है हमें DE इज़ पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। आपको मैंने आज ही एक वीडियो अवेलेबल कराया है सिमिलरिटी वर्सेस कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, सिमिलरिटी वर्सेस कॉन्ग्रुएंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ये सिमिलरिटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिमिलरिटी में क्या होता है, कैसे उसको सिमिलर हम करते हैं, उसके बारे में मैंने वहाँ पे डिटेल में पूरा बता रखा है। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट के रूप में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ADE और एक है ABC। ओके, तो मैंने बोला ये पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो ये क्या होंगे आपस में? बराबर। क्यों? इनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ऐसे ये भी क्या होंगे आपस में? बराबर। जब कभी भी 2 ट्राइंगल में 2 एंगल या फिर 3 एंगल आपस में बराबर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर। ठीक है, तीसरा एंगल यहाँ पे क्या है? कॉमन है, तो तीसरा एंगल भी बराबर हो गया, दोनों में आ रहा है ना एंगल ए। तो यहाँ पे जो एक छोटे वाला ट्राइंगल है और एक बड़े वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है? आपस में सिमिलर है। तो ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC से। ठीक है, तो ये सब तो आपको दिमाग में सोचना है कि हाँ भाई ये पैरेलल लाइन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉरस्पॉन्डिंग, तो ऑब्वियसली बात है 2 मिल गया ना कम से कम, ये हो गया सिमिलर। ये तो दिमाग में सोचना है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, 2 फिगर सिमिलर होते हैं, तो उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं हमेशा प्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, जो देखिए इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं राइट वाला साइड लूँ, राइट वाला साइड क्या है यहाँ पे? AE। ठीक है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो बड़े वाले ट्राइंगल में मैं क्या करूँगा? राइट वाला पार्ट लूँगा और राइट वाला पार्ट क्या है यहाँ पे? AC। ध्यान समझना। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं बेस ले रहा हूँ और बड़े वाले ट्राइंगल फिर मैं क्या लूँगा? कॉरस्पॉन्डिंग बेस लूँगा। तो इसका मतलब अगर 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शनेट होते हैं। इसको बोलते हैं CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर दिया। ये तो पूरा कंसेप्ट है। अब आपको करना कैसे है, शॉर्ट में करना कैसे है, तो ऐसे करना है। देखो तो यहाँ पे मुझे पता है दोनों ट्राइंगल आपस में क्या सिमिलर है। ओके, तो सिमिलर है तो इसका मतलब दिस अपॉन दिस, है ना। A अपॉन पूरा, पूरा क्या है? AB, पूरा क्या है? पूरा है A+B। और इसमें दिस अपॉन दिस, ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, यही ना, शॉर्ट में है ये। तो हमें कंसेप्ट पता है कि भाई दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है तो दिस बाय दिस आपस में क्या होंगे? बराबर। सॉल्व कर दो, जो भी ऑप्शन होगा देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x और y का मान निकाल रखा है, तो क्यों ना हम x और y का मान निकालें। ये तो कट गया, x अपॉन वाई A/B नहीं है, A+B है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए किसी एक का मान निकालते हैं, मान लो y का मान निकाल रहा हूँ, तो y का मान निकालूंगा तो इसको मैं पलट रहा हूँ, इस तरफ पलट रहा हूँ। ठीक है, जब इस तरफ मैं पलटूंगा तो इधर भी मुझे पलटना पड़ेगा। मैंने क्या करा, दोनों इक्वेशन को मतलब दोनों साइड के नंबर्स को पलट दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर ऊपर कर दिया, न्यूमरेटर नीचे कर दिया। ऐसे यहाँ पे देखिए जो x है, x जब इस तरफ आएगा, तो क्या बन जाएगा? x A+B और अपॉन में A बराबर में y। ठीक है, तो क्या ये कुछ मिल रहा है? देखो y वाला केस, देखो y वाले केस में x A+B है क्या? नहीं, कट गया। ठीक है, y वाले केस कोई है? नहीं। अब x वाला केस बचा, मतलब y का आंसर तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मुझे x निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करो, x की वैल्यू निकालो जरा। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो y इस तरफ जाएगा और y इस तरफ जाएगा, तो AY और अपॉन में क्या है? A+B, है ना, बराबर में क्या है? x। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? तो जरा देखिए, दिख रहा है ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हमारा क्या है? आंसर है। मैं चाहता था डायरेक्ट x से निकाल कर भी आपको आंसर बता देता, लेकिन पहले मैंने y निकाला। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि y वाला क्यों नहीं मैच हो रहा, क्यों कट रहा है y वाला। ठीक है, तो y का मान जो है वो अपने गिवन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो वो कट गया ऑप्शन। ये बात तो पहले ही देखते हुए कट गया।
तो क्या आंसर अपना x इक्वल टू ay अपॉन में a प्लस बी। ठीक है, तो सिंपल इसमें शॉर्ट तरीका क्या है, हमें पता है दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है क्योंकि ये आपस में पैरेलल दे रखा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो इस ट्राइंगल में दिस है ना ये साइड, और बड़े ट्राइंगल में ये साइड, तो दिस बाय दिस एंड इज इक्वल टू दिस बाय दिस। आप बस बराबर कर दीजिए वहाँ से x और y जो भी आप निकले वैसे ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे इसमें तो क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स बोल रखे हैं। देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 12, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करना, और अगर समझ में आता है तो फीडबैक के रूप में नीचे कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ बोला हुआ है P पॉइंट है वो A और B को, ये क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, P पॉइंट A और B को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस रेशो में, 2:1 में, 2:1 में जो P पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1:3 और 4:6। तो इसमें बोला हुआ है कि बताइए P के कोऑर्डिनेट्स बताइए, P के निर्देशांक बताइए। कैसे करोगे इसको शॉर्ट में, तो क्या आपको कुछ फॉर्मूला याद है, ये कौन सा चैप्टर है, ये 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में आपको 2 फॉर्मूले वहाँ पे थे। क्या 2 फॉर्मूले थे, एक तो m वाला फॉर्मूला था, m रेशो वाला, जिसमें हम इसको m1 मानते थे, इसको हम m2 मानते थे, याद है। ठीक है, m1 m2 करते थे। ठीक है, और एक होता है k:1, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब भी कभी ध्यान रखना, जब भी कभी रेशो में यहाँ पे 1 आए, मतलब इन दोनों में से कहीं पे भी 1 आता है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं कह सकते वैसे हम, इस तरफ अगर 1 आ रहा है तो हम यहाँ पे k:1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर 1 नहीं आ रहा तो वहाँ पे हम m का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वैसे पहले समझो, देखो जो m वाला होता है ना वही k वाला होता है। कैसे होता है, देखो जैसे मान लो एक लाइन है AB और ये 2:1 में या 2:3 में डिवाइड हो रहा है, जो P है वो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो जो रेशो 2:3 है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2/3:1 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर मैं इस 3 मल्टीप्लाई जो हो रखा है अगर इस तरफ आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर 2:3 दे रखा है तो यहाँ पर चाहे तो आप m वाला फॉर्मूला लगाइए, है ना, यहाँ पर m वाला फॉर्मूला लगाकर इस कोऑर्डिनेट को निकाल लीजिए, या फिर आप यहाँ पर k वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, इस तरह 2 दिया हुआ है ना, 3 नीचे आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 1। अब यहाँ पे k वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी k वाला फॉर्मूला होता क्या है, k वाले फॉर्मूले में एक तो अपना रेशो दिया होता है जिसको हम k बोलते हैं, और एक होता है 1, मतलब नेक्स्ट जो अपना सेकंड रेशो होता है वो 1 होता है इसमें k वाले फॉर्मूले में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे जो बता चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने 7 चैप्टर का थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो k वाला फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, k x2 + x1 k+1, ये होता है x निकालने का। ठीक है, और y निकालने का क्या होता है, y कोऑर्डिनेट्स k y2 + y1 k+1। ठीक है, आ रहा, समझ में याद आ रहा है कुछ। तो देखिए x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट निकलेगा जब हम k, ये k है अपना और ये 1 है, तो k x2 कौन सा होता है, देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, सब कुछ कंसेप्ट आपको पता है, सारा फॉर्मूला आपको पता है, तो आप जल्दी से कैसे करोगे, तो सिंपल फॉर्मूला पुट कर दीजिए, k x2 + x1 का है 1, k+1 2 + 1, और y कैसे निकलेगा, y निकालोगे तो k y2 + y1 और k+1, बस सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका 2 चौका 8, 8 और 1 9, 2 1 3, 9/3 है ना, 9/3, और 9/3 काटो कितना आएगा, 3 आएगा। 2 6 12, 12 3 15, 15/3, 15/3 काटो कितना आएगा, 5 आएगा। तो x 3 है y 5 है, कोऑर्डिनेट्स 3 और 5 आ रहे हैं यहाँ पे। तो जब कोऑर्डिनेट 3 और 5 आ रहे हैं तो आपका आंसर क्या है, आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। 3825 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए करते हैं। 3825 इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। तो चलिए 5 से डिवाइड करते हैं पहले। 5 7 35, 3 इसको दिया, 5 6 30, 2 इसको दिया, 5 25, 5 एकम 5, 2 इसको दिया, 5 25, 1 इसको दिया, 5 दिया 15। एलसीएम जैसे निकालते वही है, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से काटोगे 17 और 17 एकम 17, सिंपल। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। तो ये ऑप्शन जहाँ वहाँ देख लो बस,
तो ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोला हुआ है, देखिए 14 में आपको एक फिगर दे रखा है और यहाँ पे हमें कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपको मैंने ट्रिपलेट बताया था ना, ट्रिपलेट से यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ये एक राइट एंगल का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको क्या बोला था, पाइथागोरस लगता है। और पाइथागोरस जब यहाँ पे लगाओगे 3 4 का क्या बनता है, 3 4 से जो अपना हाइपोटेनस होता है वो 5 आता है। ट्रिपलेट याद कीजिए, मैंने आपको सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड का जब हम सॉल्व कर रहे थे उसमें आपको बताया था। फिर यहाँ पे अच्छा एक्चुअल में होता क्या है, चलो ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। ये आता कैसे है, आपको पता है पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ये 9 हो गया 16 हो गया, कितना आएगा 25, और 25 का जब रूट करोगे कितना आएगा 5। तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिपलेट याद रखिए, ट्रिपलेट से आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ फाइंड कर सकते हो। तो जो सैम्पल पेपर है ना आपका मैथमेटिक का स्टैंडर्ड का, वहाँ पे आप ट्रिपलेट देख सकते हैं क्या क्या है। अगर आपको वीडियो ना मिले इस कमेंट के नीचे लिख देना कि वीडियो नहीं मिली, मुझे ट्रिपलेट बता दो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या भी वहीं पे आपको टेक्स्ट करके लिख दूंगा जितने भी ट्रिपलेट्स हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे जो आपका ट्राइंगल ये है, हमें निकालना है कॉट थीटा। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोज़ देखी है मेरी, जो मैंने आपको कंसेप्ट वाली वीडियो बना के दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने वीडियो बना रखी है उसमें एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट हैं, तो आप उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। कॉट कैसे निकलता है, इसको बोलते हैं साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। तो टेन का उल्टा क्या होता है, अपना कॉट होता है, तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या आएगा अपना कॉट थीटा का रेशियो। कहने मतलब कॉट जो होता है अपना, कॉट बेस और परपेंडिकुलर साइड, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। तो क्या बच गया अपने पास, ये इसको क्या बोलेंगे, बेस। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट था। कॉट क्या होता है, बेस अपन में परपेंडिकुलर, तो भाई बेस है 12, परपेंडिकुलर है 5, आ गया आंसर ऑप्शन नंबर, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है ना। तो अगर आपको पता है कॉट क्या होता है, भाई कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर इन दो साइड का रेशियो होता है, तो 12/5 देखते उड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। रेक्टेंगल जानते हो ना, जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और जितने भी एंगल्स होते हैं सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, और इसके ऑप्शन में आपको बता दूँ, ऑप्शन है आपके पास x 10 है और y 2, बी ऑप्शन है x 12 y 8, सी ऑप्शन x 2 y 10, डी ऑप्शन x 20 y 0, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि इक्वल साइड्स होती है, मतलब अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 12। भाई रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और अगर मैं इन्हीं को माइनस करूं तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऑप्शन से कर लो ना, ऑप्शन से कर लो कि किन दो नंबर्स को जोड़ने पे 12 आ रहा है और किन दो नंबर को माइनस करने पे 18 आ रहा है, चेक कर लो। 10 और 2 12, 10 में से 2 गए 8, खत्म कहानी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन से देखिए यहाँ पे इजीली दोनों को प्लस करने पे 12 आना चाहिए और माइनस करने पे 8 आना चाहिए। x में से y माइनस कर रहा हूँ तो 8 आ रहा है, और x में y प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 12 आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमें एक आइसोसेल ट्राइंगल दे रखा है, आइसोसेल ट्राइंगल ABC, ठीक है। आइसोसेल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होती है, जिसमें दो साइड इक्वल होती है। अब मुझे पता नहीं है ये ट्राइंगल नॉर्मल ट्राइंगल है या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, फिलहाल तो मैंने नॉर्मल बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है AC और BC आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में क्या इक्वल, और ये कंडीशन हमें दी हुई है, ये भी गिवन है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर है ना, 2AC स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। तो जो AC है वो तो बराबर है BC के, तो क्यों ना मैं AC की वैल्यू चेंज करके BC लिख दूँ। भाई AC BC के बराबर है, तो AC की वैल्यू मैंने चेंज करके BC लिख दिया, स्क्वायर चल रहा था स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, पाइथागोरस जानते हो ना, पाइथागोरस क्या बोलता है कि अगर एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है, अगर एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है और इसमें आपको 3 साइड तो दी होती है, कोई भी ट्राइंगल 3 साइड होती है, ठीक है। तो ABC मैंने लिख दिया, ओके। अब यहाँ देखो AB जो है, सॉरी अपना क्या गिवन था, गिवन ये था AC और BC बराबर है, तो AC और BC बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर AC और BC आपस में बराबर है, ये बन गया ट्राइंगल, ठीक है। AC BC बराबर है।
और यहाँ देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो क्या आपको ये पाइथागोरस नहीं लग रहा? पाइथागोरस में क्या होता है, जो अपना हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है। तो देखिए 90 के सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है अपना? ए बी। तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस प्लस परपेंडिकुलर, है ना। तो ये क्या है अपना, यहाँ पे पाइथागोरस लग रहा है। और पाइथागोरस जब भी लगता है तो हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस हमेशा एक 90 डिग्री के ट्रायंगल में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल सी। तो दिख रहा है हमें एंगल सी कितना है, एंगल सी 90 है। तो इसका मतलब एंगल सी कितना है अपना, एंगल सी 90 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला हुआ है यहाँ पे, अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है इसमें बोला हुआ है इसका एक शून्यक, इसका एक जीरो है -1। तो दूसरा बताइए। और आपके ऑप्शन है यहाँ पे -8, -7, 1 और 8, ये ऑप्शन है। तो भाई इनकी ज़रूरत ही नहीं है, अपने को जीरो निकालना, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। जीरो का मतलब क्या होता है, जो पूरे इक्वेशन को, जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। इसका मतलब इसमें हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे इस पूरे का मान कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो ऑप्शन रख के देख लो ना, जैसे -8 है, यहाँ पे थोड़ा वर्बली कीजिए। -8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। -8 को जब 7 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 8 7 56। तो क्या ये बनेगा, जीरो नहीं बनेगा भाई, प्लस ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। -7 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 49। थोड़ा जल्दी कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करने में फास्ट हो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन फास्ट होगा। -7 को -7 से करोगे प्लस 49, प्लस में बहुत ज़्यादा आ रहा है। 1 को रखूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 रखूँगा -7 -8, क्या बन रहा है, नहीं माइनस में ज़्यादा आ रहा है। 8 रखो, 8 का स्क्वायर 64, 8 7 56 और यहाँ -8। अब आप देख रहे हो 64 में से 56 गया 8 में से 8 गया 0। तो बस ये है अपना आंसर। तो 8 ऐसी वैल्यू है जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो बना रहा है। इसका मतलब अदर जीरो कौन सा है, 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला हुआ है यहाँ पे देखिए, इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। यहाँ पेयर ऑफ डाइस की बात कर रहा है तो जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, मतलब यहाँ पे जो आउटकम्स होंगे कितने होंगे, 36, है ना। एक पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या हो गया कि आपको 2 डाइस दे रखा है और 2 डाइस के आउटकम को बताना है। तो 2 डाइस में कितने होते हैं, 36 आउटकम होते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रोबेबिलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 12 या 13 ये मैंने करा रखा है, उसमें मैंने आपको डाइस के बारे में बता रखा है कि 2 डाइस में कितने आपके आउटकम्स होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाई, ठीक है। तो 2 डाई है आपके पास, दोनों डाई में सेम नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो, जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी इवेंट की, ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नीचे होता है टोटल आउटकम, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, शायद गलती हो सकता है। तो यहाँ होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नीचे होता है टोटल आउटकम। एक बात बताओ, टोटल कितना आपके अपने पास, टोटल है 36, 2 डाइस में 36 आउटकम होता है। और पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है दोनों डाइस पे सेम नंबर आए। तो एक बात बताओ, ये है आपके पास डाइस, 2 डाइस को आपने फेंका, तो क्या क्या सेम नंबर बन सकते हैं, या तो दोनों पे 1 1 आ जाए, या तो दोनों पे 2 2 आ जाए, या दोनों पे 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए। भाई 6 से ज़्यादा नंबर होते ही नहीं है और 1 से कम होते नहीं है। तो यहाँ पे कितने फेवरेबल आउटकम बन रहे हैं, 6। तो इसका मतलब 6 फेवरेबल आउटकम है। और जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कितना आएगा, 6 कम 6 6 36। ऑप्शन नंबर, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर कितना अपना ए। तो याद रखना, जो अपने सेम नंबर की बात करें, दोनों डाइस पे सेम नंबर, तो 1 से लेकर 6 तक ही आते हैं। तो 6 यहाँ पे फेवरेबल आउटकम होगा, टोटल कितने 36। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बोला हुआ है, देखिए आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और बोला है इस 2 पॉइंट के जो मिड वैल्यू है ना, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने इसको ए और बी बोल दिया, तो 2 पॉइंट से ए और बी का मिड पॉइंट, ए और बी का मिड पॉइंट पी है, ठीक है। तो बोला है कि पी प्लस क्यू का मान बताइए, पी प्लस क्यू का मान बताइए। एक बात बताइए, मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ये आया कैसे है, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे आता है, देखिए ये होता है x1, ये y1, ये होता है x2 और ये y2, ठीक है। तो ये कैसे आया होगा, ये
जब हमने x वाली वैल्यूज़ को जोड़ के आधा किया है तब जाके क्या है 2। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि भाई जो आपके x वाले कोऑर्डिनेट्स है दोनों पॉइंट के उसको जोड़ के आधा कर दो तो आपको 2 मिला है ना। और ये y कैसे आया है, मतलब ये वाली वैल्यू कैसे आई है, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y। तो y कैसे आएगा, सेम जो दोनों पॉइंट्स है उसके y वाले पॉइंट को ऐड कर दीजिए, y वाली वैल्यू को ऐड कर दीजिए, ऐड करके आधा कर दो तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। तो शॉर्ट में कैसे करोगे, सिंपल इन दोनों को सम करके आधा करो तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इन दोनों को सम करके आधा करो, आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है। और y की बात करें तो y कैसे आएगा, y वाली वैल्यूज़ को सम करके आधा कर दो तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा जो y की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4, माइनस का 2 है जब इस तरफ आएगा, माइनस का 2 जब इस तरफ आएगा क्या बन जाएगा, प्लस का 2, कितना हो गया 6, और यहाँ क्या बच गया 3p। इसका मतलब p का मान कितना है 2। यहाँ देखो 2 6 12, 4 प्लस का है, अच्छा 4 प्लस का, इसका मतलब मैं कौन सा साइन देख रहा हूँ, मैं 4 के आगे यहाँ पे जहाँ साइन नहीं लगा हुआ वो देख रहा हूँ। 4 के आगे प्लस है, प्लस दिखता नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, कहीं इसको देख रहे हो तुम, ये साइन इसका है तो 4 प्लस का है, 4 इस तरफ आएगा क्या बन जाएगा माइनस, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ क्या है 2q, तो q की वैल्यू कितनी होगी 4। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है p प्लस q का मान निकालिए, तो p है 2, q है 4, तो इसका मतलब आपके पास आंसर कितना है 6, आंसर 6 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। सिंपल, माइंड में भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है द डेसिमल एक्सपेंशन 147 बाय 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हमें बोला हुआ है कि अगर हम 147 को 120 से डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट होगा, पूरा पूरा कटेगा, ठीक है, पर कितने डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद कितने पॉइंट पे जाकर कटेगा, कितने नंबर्स आएंगे इसमें। तो देखिए हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि 147 को 120 से भाग करो पूरा लॉन्ग डिवीजन से और बताओ क्या आंसर है। शॉर्ट तरीका क्या होता है, देखिए पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, किससे कट रहा है ये 3 से कट रहा है, काटो जरा, 3 चौक 12, 3 दूनी 27, कितना आया 49 बाय 40। अब कुछ कट रहा है नहीं, तो इसके फैक्टर कर दो, डिनोमिनेटर के हर वाले नंबर का फैक्टर कर दो, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। 40 का फैक्टर करोगे तो 40 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, देखिए 20, 10, 5, 1, तो कहने मतलब 2 आ रहा है 3 बार और 5 आ रहा है 1 बार, है ना। तो सबसे इजी तरीका होता है किसी भी डिवीज़न को परफॉर्म करने के लिए कि नीचे वाले को 10 का मल्टीपल बना दो, है ना। क्यों, किसी भी नंबर को, जैसे मान लो 49 बाय 10 है, इसको डिवाइड करना बहुत ईजी है। क्यों, एक जीरो का मतलब यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे तो नीचे जितने जीरो होते हैं ना, जितने जीरो होते हैं राइट से उससे पहले पॉइंट लगा दो। यहाँ पे 1 जीरो है, इसका मतलब राइट से एक नंबर छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो, ये हो गया आंसर। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 0 और यहाँ पे 8 7 ये लिखा हुआ है, तो क्या आंसर होगा, मुझे पता है भाई 2 0 है तो 2 संख्या से पहले पॉइंट लगा दो, ये हो गया इसका आंसर। तो 10 के मल्टीपल का जो डिवीज़न होता है ना बहुत ईजी होता है, तो क्यों ना मैं इसको 10 का मल्टीपल बना लूँ और बता दूँ कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। अब 10 बनेगा कैसे, 10 बनता है जब 2 को 5 से गुणा करते हैं तो 10 बनता है ना। तो इसका मतलब ये जो नंबर है इसको मुझे 10 बनाना है, ध्यान समझिए। तो ये है 2 की पावर 3 और ये है 5, यहाँ पे 2 3 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 1 बार लिखा हुआ है ना। बड़ी नाइंसाफ़ी है, यहाँ पे 2 3 बार है और 5 1 बार है, तो ये तो बन जाएगा 10, लेकिन बाकी 2 क्या करेंगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बार 5 लिखना पड़ेगा, है ना, ताकि इधर भी 3 बार 2, इधर भी 3 बार 5, और ये आपस में क्या बन जाएंगे, ये आपस में 10 बन जाएंगे। कैसे, देखिए ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 10 बन रहे हैं, यहाँ पे 3 बार 10 बन रहा है ना। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नीचे लिखूंगा 3 बार 10, 3 बार 10 का मतलब क्या होता है 1000, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 0, ठीक है, ओके। पर यहाँ पे अपने आप तो नहीं बन रहा था ना 3 बार 10, ये 2 एक्स्ट्रा 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो जब भी हम डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप पूछोगे क्यों, तो वो इसलिए, जैसे मैंने लिखा है 2/3, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये बन जाएगा 2/15, जो कि हमारा क्वेश्चन था 2/3 और मैंने बना दिया 2/15। तो क्वेश्चन में हेर फेर जब करते हो ना तो दोनों साइड आपस में बैलेंस होनी चाहिए। तो अगर मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा 10। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों आपस में सेम है। आप पूछोगे कैसे, तो देख लो 5 दूनी 10, 5 3 15,
तो 2/3 2/3 आपस में क्या है, सेम है। तो जब भी कभी डेनोमिनेटर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 49 को हमें 5 × 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये नहीं 49 को आप ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाओ, शॉर्ट तरीका थोड़ा। ये कितना है, 25 है ना, ये 25 है। तो 25 को 49 से मल्टीप्लाई करना है, या तो आप 25 का पहाड़ा पढ़ लो, या इसका तरीका ये है 49 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करो, इसको 50 मान लो, 50 - 1 लिख सकते हैं ना इसको। ये सब माइंड में करना है आपको। 49 क्या है, 50 - 1। 25 को 50 से करोगे तो कितना आएगा, 1250। और 25 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। और बीच में क्या है, माइनस। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1225। ये माइंड में करना है आपको कि हाँ भाई ये क्या होता है, 50 - 1। तो 25 को 50 से कर लो, 1250। और 25 से कम 25 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 1225। 3 0 का मतलब क्या है, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, 1.225। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर से, पॉइंट के बाद 3 नंबर से। तो कहने मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये है कुछ आपके सेक्शन ए, ये है आपका सेक्शन ए मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल पेपर का, जो कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं क्या करूँगा, इसमें आधे घंटे की वीडियो में आपको ये पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट कराऊंगा, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। उससे थोड़ा सा ये होता है कि आप थोड़ा सा आई थिंक बोर फील करते हो। अगर आपको लंबी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और अगर आपको ऐसी शॉर्ट वीडियो चाहिए तो ऐसी मैं आपको शॉर्ट वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। पर नीचे कमेंट में बता देना कि आपको 50 मिनट या फिर 1 घंटे की वीडियो चाहिए, या फिर आप 20 या फिर 25 मिनट की वीडियो में ही उसको पूरा देखते हो, उसी में आप काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से आप उसको समझ पाते हो। तो जैसे ही आपको लेंथ चाहिए आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, तो अभी हम सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, सेक्शन बी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर करके जितने भी अपने ग्रुप्स हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, वहाँ पे आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सारी अपडेट्स वीडियो से रिलेटेड और जो भी बातें होती है, कोई PDF होता है, वो सब मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।